अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पार्लियामेंट का इजलास आज भी सेनेट में अच्छी खासी धुआंधार तकरीरें हुई। अगर मैं कहूँ सियासी थी तो मेरे बहुत से सियासी दोस्त गुस्सा कर जाएंगे। उनका ख्याल है कि जी सियासतदान है, सियासत ही करनी है तो चले ठीक है जी, बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं वो सारे। इस मुल्क में कोरोना है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में उसका ख्याल है लॉकडाउन खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जब लॉकडाउन अगर खत्म नहीं होना चाहिए तो फिर ये पार्लियामेंट का सेशन आपके सामने है। कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, आज जरा थोड़े स्टेटिस्टिक्स बेहतर हमने अपडेट कर लिए अपने पास। अगर आप फुल स्क्रीन में अगर इजलास दिखा सके, हम पहले दिखाते हैं आपको बरतानिया का इजलास किस तरह हो रहा है। अगर बरतानिया का इजलास देखें तो बरतानिया के इजलास में जो सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, जो बहुत जरूरी लोग हैं वो मौजूद हैं। मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है तमाम ममालिक की जहां पर इजलास वर्चुअल किए जा रहे हैं या इन इजलासों में सिर्फ जो लोग जरूरी लोग हैं वो इस इजलास के लिए बुलाए जाते हैं। यह बरतानिया का इजलास। अब पाकिस्तानी इजलास पर आ जाएं। हमारा इजलास बुला लिया, ऑपोजिशन ने बहुत जोर दिया कि इजलास होना चाहिए। अब आप सिटिंग अरेंजमेंट देखें, लोग साथ साथ बैठे हैं, जुड़ के बैठे हुए हैं। अब अगर आप एज ग्रुप देखें इसका, अगर आप एज ग्रुप देखें पाकिस्तानी पार्लियामेंट जो कौमी असेंबली है, नेशनल असेंबली, 98 मेंबरान 65 साल से जायद उम्र के, 98, जबकि 140 मेंबरान ऐसे हैं जो 50 से 65 साल की उम्र के दरमियान हैं और बाकी 50 साल से कम है। यानी इसका मतलब यह है कि तकरीबन 250 से 250 के करीब मेंबरान ऐसे हैं जिन मेंबरान की जिंदगी जो कोरोना प्रोन है, जाहिर है 65 साल की उम्र के से जो ज्यादा लोग हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा है कोरोना से, और वो लोग इस पार्लियामेंट के इजलास में बुलाए गए। शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन ने इनकार कर दिया आने से, या कहा गया कि वो बीमार है, नहीं आएंगे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब भी नहीं इसमें आए और आसिफ जरदारी साहब भी इस इजलास में शरीक नहीं हुए। यानी जो बुजुर्ग थे अपोजिशन पार्टियों के उनको घर में रखा गया। बाकी जो बेचारे बुजुर्ग हैं, इन 98 में से अगर 50 लोग भी 65 साल से ऊपर की उम्र के, राजा परवेज साहब खड़े, ये भी 59 साल की उम्र, 69 साल इनकी उम्र है। खान साहब खड़े थे, 70 साल उम्र है उनकी। इन लोगों को लाकर इजलास में बैठा दिया गया। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की उम्र भी 70 के करीब है। सो ऐसे लोग इन बुजुर्ग उम्र के उस हिस्से में हैं जो कोरोना के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक उम्र है। कर लिया इजलास है, अच्छी बात है, फैसले पार्लियामेंट को करने चाहिए। लेकिन जब पार्लियामेंट में तकरीरें हुई तो तकरीरें बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन असल फैसला क्या करना है इस पार्लियामेंट ने? फैसला तो ये बताया कि जी पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया है, इसमें हमने बैठकर फैसला ये करना है कि कोरोना इस लॉकडाउन को खोलना चाहिए या लॉकडाउन बंद रहना चाहिए। लेकिन हुआ ये असल में कि ये सारे फैसले एनसीओसी या एनसीसी में कर लिए गए, जिसमें तमाम सूबों की चीफ एग्जीक्यूटिव्स मौजूद हैं, तकरीबन तमाम सूबों की तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी है। जो फैसला आपने एनसीओसी या एनसीसी में कर दिया है उसके ऊपर अब आके पार्लियामेंट में बहस करके उसको रिवर्स तो करेगा कोई नहीं। जाहिर है दो व्यूज, बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं पार्लियामेंट के अंदर, पॉलिटिकल इलीट में, लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, नरम लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, उस पर बहस नहीं हुई। हमने अच्छी खासी तकरीरें सारों ने कर ली हैं। लेकिन हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद शुक्रिया, वफाकी वजीर हैं। उन्होंने खत लिखा डिप्टी स्पीकर साहब को कि असेंबली इजलास में महज सियासी तकारीर वक्त का ज़िया है। यह काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जा सकता है। बिलावल साहब ने 30-40 मिनट की बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने जो अटैक है टिड्डी दिल का, उसके ऊपर भी बात की, बड़ी तफसीली बात की। जो सियासी बात की उन्होंने वो भी बड़ी तफसीली बात की। इससे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने की। सो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आ जाता है, नून का भी आ जाता है। चले, अच्छी बात है पार्लियामेंट का सेशन। हम मेरे पे वैसे ही जमहूरियत दुश्मन होने का इल्जाम खाम खुदा ना खास्ता कोई लगा दे। सो चले, अब पार्लियामेंट का सेशन हो भी गया। हम इससे चाह क्या रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत यूनिटी थी इस मुल्क में कोरोना को लेकर के, फैसले मिल के हो रहे हैं, बातचीत के जरिए हो रहे हैं। फवाद चौधरी साहब, आप तो चाहते थे कि इजलास ही ना हो, क्यों? नहीं, मैं चाह रहा था वर्चुअल सेशन करें। ये नहीं मैं कह रहा था इजलास ना हो। इजलास तो देखें जरूर होना चाहिए, और उसमें मेरा ये ख्याल था कि एक वर्चुअल सेशन जो है वो होना चाहिए ताकि तमाम जो लोग हैं इसमें, एक तो देखिए मेरा ख्याल था कि हमें मौका मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में फ्रेंकली हमें कोई टेक्नोलॉजी साइंस वगैरह के वैसे ही कोई निगलेक्टेड है। ज़ाहिर लोग इतना, और स्पेशली जो अरबाब इक़्तिदार है वो उतनी तवज्जो तो देते नहीं है। सो ये मौका था जिसमें मेरा ये ख्याल था कि फॉर एग्जांपल पेपरलेस गवर्नमेंट की तरफ आप जा सकते हैं। तो वी शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम पार्लियामेंट का सेशन। अगर हम वर्चुअल सेशन पे जाते, फिर आप एक पेपरलेस पार्लियामेंट की तरफ जाते, तकरीरें जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, आपके क्वेश्चन से वो एक लार्जर एक उसका ख्याल था।
लेकिन ये देखें ना जिस तरीके से ये सेशन हुआ है, ये तो बिल्कुल ही आप अपोजिशन, मुझे पहली बात तो ये है कि जुबैर साहब आपके साथ हैं। पहला तो उनसे ये समझने की जरूरत है कि इतना ज्यादा आपने इंसिस्ट किया पीएमएलएन ने, और जब सेशन हुआ तो उस वक्त शहबाज शरीफ ही नहीं आए। आपकी जो लीडरशिप है सारी की सारी, उसको उसका कोई जो है वो वहां पे कोई बात नजर नहीं आया कि वो चाहते क्या है, सेशन आपने बुलाया क्यों। फिर दूसरा जो मैंने जिस तरह से आज डिप्टी स्पीकर साहब को लिखा है, देखें ये बात ठीक है आपने जो शुरू में की कि तनकीद होती है कि नहीं जी वो तो तकरीरें करनी है। ये जो हमने एक बना लिया ना कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम सिर्फ एक दूसरे के ऊपर तनकीद करना है, ऐसा नहीं है। अगर जो ऐसा ही है ब्रदर, क्या कर रहे हैं? हाँ है तो ऐसे ही है। मतलब ये अगर हम अपने आप को बेवकूफ बनाना चाहते हैं फवाद साहब तो और बात है, लेकिन हाँ, असल मकसद यही है कि आप जो जो मेरा नुक्ता मुकम्मल हो हाँ। जाए। असल मसला ये है कि देखें पॉलिटिकल पार्टीज का एक काम लीडरशिप देना है। मसलन यहाँ पे अब अगर सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को आपने एक्सपोज कर दिया, आपने शुरू में सारी फिगर भी बता दी, आपने उनको इकट्ठा कर लिया। अब मुझे आप बताइए कि सबसे पहले तो उनको इन्फॉर्म करें ना, और वो साइंटिस्ट आप बुलाएं, वायरोलॉजिस्ट बुलाएं, जो उनको बताएं कि भाई कोरोना वायरस है क्या, कैसे शुरू हुआ, कैसे फैला, अब इसमें क्या खतरा है, इसकी वैक्सीन आने में कितना टाइम है, दुनिया की रिसर्च क्या कह रही है, पाकिस्तान की रिसर्च क्या कह रही है, और उसके बाद आप उसके ऊपर एक उसको आप जो है वो एक इन्फॉर्म डिबेट होती। अब यहाँ पे आप आए हैं एक दूसरे को हाहाकार, और फिर मुझे तो खैर फ्रेंकली समझ नहीं आई कि जो स्पीचेस वहां पे हुई हैं इस मौके के ऊपर क्या उससे फर्क पड़ता है। और जिस तरह से आपने कहा फैसले प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने और एनसीओसी ने करने हैं, उन्होंने अपने फैसले कर लिए हैं। पार्लियामान के अंदर आके सवाए इसके कि आपने टेलीविजन के ऊपर एक तमाशा लगाना था, इधर उधर बताना था, उसके अलावा मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि यहाँ पे क्या उसका पर्पस क्या था। ना इन्फॉर्म डिस्कशन हो रही है, और लेकिन आई एम प्रीटी श्योर फवाद साहब मसला यह है कि इंफॉर्मेशन तो सबके है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, नंबर्स क्या है। नहीं, ज्यादातर एमएनए के पास नहीं है। और ज्यादातर एमएनए बोलेंगे भी नहीं ना ब्रदर, बोलेंगे तो जिन लोगों ने बोलना है वो तो नंबर्स लेकर आए ना। उनको भी नहीं पता। देखिए फ्रेंकली बात ही होती है कि सबसे पहले एक्सपर्ट्स की आपको मतलब परसों जिस तरह जो 5 बड़ी फार्मा कंपनीज हैं दुनिया की, उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर सितंबर से पहले एंड ऑफ द ईयर 2022 उससे पहले वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में 5 यूनिवर्सिटीज ने ये जीनोम स्टडी किया है। हमें उनसे बुला के उनको पूछना चाहिए ना कि आपने स्टडी किया है, आप बताइए यहाँ की साख्त में और क्या फर्क है चाइना की साख्त में या यूरोप की साख्त में, सो दैट आपको एक बता तो सके ना वो लोग कि क्या इश्यूज क्या है, मामला क्या है यहाँ पे। इतना जो अगर क्रिटिकल होगा तो कैसे क्रिटिकल होगा, इसके एक ताकि और फिर आपने 2-3 बड़े कंसेंसस लेने हैं जिस तरह से आपने बात की। पहली तो आपने ये देखना है, आपने लॉकडाउन, मैं लॉकडाउन के ऊपर आता हूं फवाद साहब, जरा पॉलिटिकल साइड देख लें। जुबैर साहब जरा पॉलिटिकल साइड ये बताएं। मैं ये तकरीरें हैं, अब ये याद रखिएगा इस मुल्क में कोरोना है, कोरोना की वजह से एक खौफ है, लेकिन पहले देख लें कि जो कोरोना को नरम किया गया लॉकडाउन को, जरा उसकी फुटेजेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ऐसा लगता है कि लॉकडाउन नरम नहीं हुआ, लॉकडाउन खत्म हो गया। अगर हम चला सके फुटेजेस, पंजाब हो, सिंध हो, अच्छा हमारे पास अभी वो तैयार नहीं है। सो आपने खुद देखा टीचर, मैं ये सहारा ले लेता हूं टीवी स्क्रीन्स का, आज सारा दिन न्यूज चैनल्स पर ये चीजें चलती रही हैं। बहुत से मैंने वुज़रा को सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उन्होंने कहा जी अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो हम ये लॉकडाउन की जो नरमी है ये खत्म कर देंगे। लेकिन असल सवाल ये था कि लॉकडाउन ठीक है, चलें इसी बहस पे आ जाते हैं, लॉकडाउन होना किस सख्त रहना चाहिए, मजीद सख्त होना चाहिए, जल्दी लग गया, अगले महीने और लॉकडाउन नरम नहीं करना चाहिए। ये बहस होने की बजाय ये तो पॉलिटिकल ऐसा लग रहा है कि तुम नाकाम, लीडरशिप कोई नहीं, फलाना गायब है, फलाना नजर नहीं आ रहा। ये इस तरफ क्यों चली जाती है बहस? टिपिकल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है ये। मेरा ख्याल है उसमें एक हद तक तो आपकी बात सही है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसका रेलेवेंस नहीं होता, लेकिन बहुत सी तकरीरें बड़ी रेलेवेंट भी। आज अगर आप मुसद्दिक मलिक की तकरीर आप सेनेट में सुनेंगे तो इट वाज ऑन द स्पॉट। बिल्कुल देखें ना, क्रिटिसिज्म का मतलब ये थोड़ा होता है कि जी हम कहें कि जी वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि डिस्कशन ही ये हो रही है। ये वबा तो नहीं गई है, वबा तो है, और इसको कैसे डील करना है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, और किसने फैसले करने ये भी क्वेश्चन मार्क है।
तो ये जब पार्लियामेंट के फोरम पर हमें पहली दफ़ा मौका मिला है तो हम इसका इजहार तो करेंगे कि फ़ैसला साजी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। दूसरी चीज़ ये है कि काशिफ हम समझते हैं कि सर लेकिन जुबैर साहब मेरा सवाल ये है, पाकिस्तान दो फैसले हो सकते हैं, या लॉकडाउन जारी रहेगा या लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। इस दोनों के अलावा कोई तीसरा फैसला तो नहीं है। दूसरा नजरिया वफाकी हुकूमत कहती है लॉकडाउन नजरिया नहीं चल सकता, नरम करना पड़ेगा। बाकी आप लोग सब कह रहे हैं लॉकडाउन एक्सटेंड करें, दूसरा कौन सा नजरिया? नहीं देखें ना, सुन लें पहले, तमीद सुन लें। पहली बात यह है कि हम ये कह रहे हैं कि 6-7 जो पाकिस्तान के पास मौके थे फैसला साजी के, सही फैसला साजी के, आज से 6-7 हफ्ते पहले वो अब नहीं है। वबा भी बहुत फैल चुकी है और मईशत भी बहुत तबाह हो चुकी है। सो आज जो आप फैसले कर रहे हैं, आपको अगर आपने आगे के लिए अच्छे फैसले करने हैं तो आपको पीछे 6-7 हफ्ते पहले जाके देखना पड़ेगा कि उस वक्त आपने क्या गलतियां की थी या क्या अच्छी चीजें साथ बताते जाए क्या गलत किया। तो गलत ये किया था कि पहली बात तो ये है कि वजीर आजम साहब इस लॉकडाउन के अगेंस्ट थे। आपको पता है पहली तकरीर से गलत किया वाज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉकडाउन, ठीक है, और वो बार बार कहते थे। तो मेरे हिसाब से 2 ऑब्जेक्टिव्स थे उस वक्त संभालने के, एक इस वबा की स्प्रेड को रोकना एज मच एज पॉसिबल और दूसरा मईशत को संभालना। इस वक्त 6-7 हफ्ते के बाद हम दोनों में नाकाम रहे हैं। भाई अगर लॉकडाउन नहीं करना था, अगर लोगों को इकट्ठा ही करना था, देखिए ना, लॉकडाउन का तो मतलब ये होता है कि लोग इकट्ठे ना हो। अगर लोग इकट्ठे भी हों थ्रू आउट द पीरियड तो और मईशत भी तबाह हो, तो मुझे तो नहीं समझ आ रही कि आपने मईशत की तो लोग इकट्ठे कहां हुए ये भी बता दें जरा, फवाद साहब इसका जवाब दे देंगे आपको। इंडस्ट्रियल सेक्टर को, खास तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को आपने क्यों बंद किया था? इंडस्ट्रियल सेक्टर तो जुबैर साहब की लाइन कट गई है मेरा ख्याल है। जुबैर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सॉरी आपको फोन पे ले लेता हूं जब तक आपका सिग्नल हमारे पास दोबारा नहीं आता। सो आप ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को बंद करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? भाई जब आप वजीर आजम अगेंस्ट थे ना लॉकडाउन के, तो जब आप अगेंस्ट थे तो फिर आप दूसरी चीज को प्रोटेक्ट करते, मईशत को प्रोटेक्ट करते। सर मुझे समझा, ये देखें आप विकेट के दोनों तरफ ना खेलें। और मुझे ये बताएं इंडस्ट्री खुलनी चाहिए थी या बंद रहनी चाहिए थी? नो काशिफ मेरी बात सुन लें। मैं तो आई वाज इन यार आपकी आवाज फिर कट गई है, मैं माफी चाहता हूं। दोबारा बताइए जुबैर साहब, आप किस फेवर में? यार काशिफ मुझे आप आधा मिनट बोलने दें। सर अब मैं मेरी बात सुने, मैं बहुत माजरत खा हूं, सुन तो ले जुबैर साहब, 1 सेकंड रुक जाएं प्लीज। थोड़ा सा आप अपना एटीट्यूड देखा करें। आपकी लाइन कट जाती है, मैं आपको लाइन पे फोन लाइन पे करता हूं क्योंकि आपका सिग्नल कट जाता है। मैं कहता हूं प्लीज रिपीट कर दें। आपको ये भी आपकी हद तक इज्जत हो जाती है यार इस बात में? नहीं, इज्जत नहीं होती है। आप दूसरी दफा आपका सिग्नल ड्रॉप हुआ है बिकॉज आपने जो बोला है 10 सेकंड में वो कट गया। मैंने कहा इसीलिए रिपीट कर दें बराए मेहरबानी। आप कह रहे हैं आप इस फेवर में है या नहीं है? मुझे समझ नहीं आई थी, वो कई दफा आप बोल रहे होते हैं, आपको समझ नहीं आती। What I am saying is, I was 6 weeks back, I would have taken the decision. 6 weeks back, I would have taken the decision in favor of a complete lockdown. Complete lockdown का मतलब ये नहीं है कि अनारकली लाहौर में और पेशावर की किस्सा खानी बाजार में और कराची में लोग इकट्ठे हों हजारों की तादाद में। फिर तो आपका मकसद ही कोई नहीं रहा। आपने इंडस्ट्री भी बंद कर दी, आपने बिजनेस भी बंद कर दी और लोगों को भी इकट्ठा होने दिया। तो व्हाट वर यू ट्राइंग टू? लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल है कि मार्केट्स खुली थी जी। मेरा नहीं ख्याल है मार्केट्स खुली थी। नहीं, मेरा तो ख्याल, मैं ये कह रहा हूँ लोग इकट्ठे हो रहे थे। कहाँ? कांग्रीगेशंस में हो रहे थे। किस जगह नहीं हो रहे थे? आपसे पूछ रहा हूँ। कहाँ लॉकडाउन था? जीटी रोड आप गए थे, सफर किया था आज से 15 दिन पहले। आपने कोई जगह आपने लाहौर में देखा था कि वहां लोग इकट्ठे हो रहे थे? ये नहीं, लोग तो इकट्ठे हो रहे थे। हम लॉकडाउन की बात, वो लॉकडाउन की बात कर रहे हैं जिस तरह यूरोप में था, जिस तरह चाइना में था कि कंप्लीट लॉकडाउन है, बंदे से बंदा नहीं मिलेगा। अब यहाँ बंदे भी मिल रहे हैं, हजारों की तादाद में मिल रहे हैं और आपने बिजनेस भी बंद कर दिया। सो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव? मुझे तो नहीं समझ में नहीं आया। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने यूरोप जैसा लॉकडाउन नहीं किया तो आपको इंडस्ट्री खुली रखनी चाहिए थी। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। या तो आप देखें ना, आप बंद, या तो हमें डॉक्टर्स ये बताते कि जी ये वबा फैलती नहीं है एक से दूसरे आदमी को। जब आपने पहले, आज 18वां रोज है ना, आप सोचें कि आज से 3 हफ्ते पहले वजीर आजम और प्रेसिडेंट साहब उलमा कराम से बात कर रहे थे और उसमें इजाजत दे रहे थे। स्वाय सिंध के हर जुमे यहाँ जो 3-3.5 घंटे का कर्फ्यू लगता था, बाकी पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू नहीं लगता था। मसाजिद में जाते थे लोग और हुकूमत अलाउ करती थी। तो जब अलाउ करती थी इकट्ठे होने के लिए,
तो फिर या तो आपका बिलीव था कि इकट्ठे होने से वबा नहीं फैलती है, तो अगर इकट्ठे होने से वबा नहीं फैलती तो डिसिप्लिन तरीके से इंडस्ट्री अलाउ कर देते। सो यू हैव फेल्ड टू अचीव आइदर ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। मईशत भी तबाह करवा ली और वबा भी नहीं रोक सके। क्विक रिस्पॉन्स फवाद चौधरी साहब, क्विक रिस्पॉन्स टू दिस। देखिए, पहली बात ये है कि PMLN हो या जुबैर साहब हो, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं है, लिहाजा इनके लिए आसान है बाहर के बैठ के। अच्छा मेरा और जिस तरीके से ये इस वक्त तो बस यही करते हैं कि जिस तरह वो बच्चा तालाब में फेंकता है पत्थर और खुश होता है, ये रोज इस तरह का एक नया तमाशा लगाते हैं। अभी भी आपने बिल्कुल सही बात की कि जुबैर साहब से ये पूछे कि विकेट की दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं, चाहते क्या है, लॉकडाउन होना चाहिए या इंडस्ट्री ओपन होनी चाहिए। इसलिए और ये मुश्किल सवाल है, ये सवाल आसान, इसका जवाब आसान नहीं है। मेरे ख्याल में अगर इस मुल्क में कोई बंदा क्लियर था पहले दिन से कि क्या स्ट्रेटजी बनानी है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब ही थे। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारी इवन इंटरनल डिबेट हुई, वहां पर भी जो इंटरनल डिबेट में हमारे भी बहुत लोग थे और जो कह रहे थे कि नहीं आप मुकम्मल लॉकडाउन के ऊपर जाएं, और प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि आप ये देखिए ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, इसमें रोजाना के रोजाना फैसले लेने पड़ते हैं, रोजाना देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर खोल सकते हैं, कौन सा सेक्टर हमें बंद करना है, क्योंकि ये जल्दी खत्म नहीं होना। और अब तो चूंकि जाहिर हो गया, अब मसलन अगर आप देखें अगले साल के आखिर में अगर वैक्सीन आनी है तो आप 1.5 साल क्या लॉकडाउन कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। लिहाजा हमने सिर्फ लॉकडाउन। फवाद, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, बात का जवाब मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा जब आपने लोगों को इकट्ठे ही होने देना था तो आप टोयोटा मोटर्स और होंडा मोटर्स को क्यों बंद करके रखा हुआ था आपने? समझा दे मुझे। जब लोगों को हजारों की तादाद में इकट्ठा होने का मौका दे ही रहे थे आप, तो बड़ी इंडस्ट्री को आपने बंद क्यों किया था? आप क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन है। आप PMLN छोड़ देना। आप यही कह रहे हैं ना, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। एक सांस में आप कह रहे हैं लॉकडाउन होना चाहिए। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। फवाद चौधरी, मैं बड़ा सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ। मैं लॉकडाउन के हक में था, लेकिन जिस किस्म का लॉकडाउन आपने किया था उसमें आप अच्छा, आप जुबैर साहब एक और सवाल का जवाब दे दें। जुबैर साहब एक सवाल का जवाब, आप सिंध के लॉकडाउन से फिर मुतमईन होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब सारे सूबे सब वफाक जिसने भी लॉकडाउन किया ऐसे ही लॉकडाउन किया ना? ये कौन सा हुकूमत में है ना? इन्होंने एक सेकंड, कंपैरिजन में इन द कॉन्टेक्स्ट सिंध का लॉकडाउन वाज फार बेटर देन द रेस्ट। उसकी वजह बड़ी सिंपल थी। सिंध के जो एम्पिरिकल एविडेंस टू सजेस्ट, वो सीरियसली इसको एडवांस कर रहे थे। बाकी जो PTI वाले यहाँ खड़े होके वज़राए कराम, वफाकी वज़रा, गवर्नर साहब, ट्रेडर्स को, मुस्तफा खोखर साहब से पूछ रहे थे टू डिफाई द रिस्ट्रिक्शंस। सो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। जो हमने हुकूमत ने फैसले किए वो तो जबरदस्त रहे, क्योंकि पाकिस्तान इज अमंग दोज कंट्रीज जहां पे कोरोना वायरस जो है वो काबू में है, जहां पे वो नहीं गया कंट्रोल से बाहर। उसकी तो आपको तारीफ करनी चाहिए। आप रोजाना कोई ना कोई बहाना बना के तनकीद पे। पहली बात ये कि उसमें हमारा कोई आप मईशत की बात कर रहे हैं, इंडिया लोग, आप जुबैर साहब आप कह रहे हैं मईशत डूब गई, मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं मईशत को डूबने दे, लोगों की जिंदगियां बचा ले। पहले कोई एक चीज में फैसला कर लें कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है। नहीं, ये नहीं कहा। देखिए, एक काशिफ, मैं जरा मुस्तफा से पूछ लूं, उसके बाद वापस आता हूं आपके पास। सवाल का जवाब मेरा दूसरा आर्गुमेंट ये है, मेरे सवाल का जवाब, दूसरा आर्गुमेंट जो जुबैर साहब ये है, मेरा आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है। वी वुड हैव गॉन फॉर अ लॉकडाउन, बट अगर आपने इस किस्म का, जिस किस्म का लॉकडाउन हुआ था जिसमें बंदे इकट्ठे हो सकते थे, हजारों की तादाद में होते थे हर रोज के, उसमें फिर आपको मईशत को कॉम्प्रोमाइज इस तरह से नहीं करना था, क्योंकि वजीर आजम तो बिलीव ही नहीं करते थे लॉकडाउन में। वो तो पहले दिन से लेक्चर देते थे। और आप जुमे का सिर्फ एग्जांपल ले ले पिछले 6 हफ्ते में, जस्ट सी द कंपैरिजन बिटवीन हाउ कराची में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई थी और लाहौर में और इस्लामाबाद में की गई थी। बिल्कुल ठीक है। जरा मैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब से पूछ लूं। मुस्तफा साहब, ये तो बहस हमारी बड़ी पुरानी चल रही है कि यार क्या स्ट्रैटेजी ठीक है, दोनों साइड से अलग-अलग स्ट्रैटेजी है। अगर आप इंटरनेशनल देखें, इंटरनेशनल देखो स्ट्रैटेजीज इवॉल्व कर रही हैं, मुल्क बदल रहे हैं, मुल्कों में चेंजेस भी आ रही हैं। मैं पहले भी कह रहा कि अमेरिका ने 45,536 लोग मरने के बाद लॉकडाउन नरम करना शुरू कर दिया। आखिरी दिन जिस दिन वो लॉकडाउन 50-60% अमेरिका में नरम हुआ, 1008 लोग मरे थे। स्पेन में 25,428 लोग मरे, उसके बावजूद लॉकडाउन की नरमी की तरफ जा रहे हैं। 123 दिन, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन नरम हुआ था मेरा ख्याल 400 लोग उस दिन उधर मरे। यूके में 32,000 और उसके बाद इटली में 26,000। ये सारे आहिस्ता आहिस्ता इसका मतलब कोरोना वहां खत्म नहीं हुआ,
लोग रोज सैकड़ों के हिसाब से मर रहे हैं। हमारा टोटल नंबर इस वक्त पाकिस्तान में 202 के करीब है, हमारा डेली नंबर 39 से 40 के करीब है। क्या हम जल्दी लॉकडाउन कर गए जिसकी वजह से अब हम जब पीक की तरफ जा रहे हैं हम लॉकडाउन से निकल भी नहीं सकते? ये एक आर्गुमेंट है, लेकिन इसका हल पार्लियामेंट की बहस में नजर नहीं आ रहा कि इसमें से कोई हल निकलेगा। काशिफ, आपने ये दुरुस्त डेटा और चीजें मुख्तलिफ ममालिक, हमारे यहाँ मेरी अपनी समझ के मुताबिक, हो सकता है कि मेरे दोस्त इससे एग्री ना करें, लेकिन लॉकडाउन सिर्फ इस सारी गुफ्तगू का एक पहलू है। लॉकडाउन के नतीजे में आप कुछ चीजें हासिल करते हैं, वो आप जो वक्त गेन करते हैं उस वक्त में आप अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करते हैं और मजीद तैयारी करते हैं ताकि आप इस वबा का मुकाबला कर सकें, आपको एक स्पेस मिलती है। दूसरा, लॉकडाउन का जो एक बहुत अहम जुज है जो अफेक्ट करता है स्ट्रेट अवे, वो है रेट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर। लॉकडाउन से आप इसका रेट ऑफ इन्फेक्शन जो है उसको आप कम कर लेते हैं। अगर आपका रेट ऑफ इन्फेक्शन जो दुनिया में इस वक्त 3 से नीचे, अगर आपका 3 से नीचे अगर आपका रेट ऑफ इन्फेक्शन है एज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉकडाउन, तो फिर इसका मतलब है कि आपने मैनेज कर लिया है उसके एक बहुत बड़े स्प्रेड को। हमने देखा है कि न्यूजीलैंड, जर्मनी और भी कई ममालिक जहां पर रेट ऑफ इन्फेक्शन जो है उसको या तो वो 0 पॉइंट समथिंग तक ले आए या उन्होंने 1 तक महदूद कर लिया है। और जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला मर्केल, उन्होंने भी यही कहा कि देखिए, हम इकोनॉमी, अपनी मैशत इतने सख्त लॉकडाउन के बाद खोलने दूर जा रहे हैं। एक अगर रेट ऑफ इन्फेक्शन हमारा बढ़ना शुरू हो गया तो हम फिर दोबारा लॉकडाउन, और यही हाल पाकिस्तान में हो गया। लेकिन मुझे बताइए, अगर पाकिस्तान ने खोला है, अब बहस होगी अशराफिया की। पहले इमरान खान साहब ने कहा था लॉकडाउन अशराफिया की वजह से लगा है, आज बिलावल साहब ने फरमाया कि लॉकडाउन अशराफिया की वजह से उठाया गया। जरा दोनों सुन लें। मुझे बताइए, क्या अशराफिया की लड़ाई क्यों पड़ गई एकदम? लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जी, जल्दी से फौरी लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। सोचा ही नहीं कि वो बेचारा दिहाड़ीदार, वो गरीब आदमी, वो रिक्शे वाला, उसका क्या बनेगा। नहीं, अमीरों ने सोचा अच्छा जी 2-3 ये अमीरों को भी आता, तो एकदम सारा एक एलीट ने फैसला कर लिया सारे मुल्क के लिए। अशराफिया इस वक्त लॉकडाउन का मुतालबा नहीं कर रहे, अशराफिया लॉकडाउन उठाने का मुतालबा कर रहे हैं। अशराफिया का मुतालबा ये तो पहले दिन का था, और खान साहब ने गरीब को इस्तेमाल करके, गरीब का नाम को इस्तेमाल करके, मजदूर का नाम को इस्तेमाल करके अशराफिया को फायदा पहुंचाया है। ये हमारी पॉलिटिक्स है कि जहां एक ने कहा कि अशराफिया की वजह से लॉकडाउन लगा, उसने जवाब दिया नहीं, अशराफिया की वजह से नहीं लगा, अशराफिया की वजह से उठाया जा रहा है। ये अगर बहस ये होनी है हमारी पॉलिटिक्स में, तो फिर तो ये तो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस काफी नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्रेक के बाद मुझे इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा, एक और चीज मैं चाहूंगा आप जरूर चेक कर लें। बिलावल साहब ने कल अपनी तकरीर में कहा कि पीपीईज नहीं है हमारे पास। जरा सुन लें, उन्होंने कहा इक्विपमेंट वगैरह जो चीजें चाहिए और डॉक्टर्स मारे, जरा उनका सुन लें क्या बात की थी। हम अपने फ्रंटलाइन सोल्जर्स को, अपने डॉक्टर्स को, अपना नर्सेस को, अपना पैरामेडिक्स को वो पीपीई टाइमली नहीं पहुंचा रहे हैं। बिलावल साहब ने कहा कि नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आज मुर्तजा आप साहब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा, पीपीईज हॉस्पिटल में नहीं, उन्होंने कहा सब हॉस्पिटल्स के पास पीपीईज है। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स भी देता हूं उसके, जरा चेक करें, क्योंकि उन्होंने जाहिर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे डाली थी। जरा चेक कीजिएगा मुर्तजा आप साहब क्या फरमाते हैं सिंध के बारे में। सिस्टम का प्रॉब्लम है, सुने जी, सुनिएगा दोबारा। जो पीपीई का ताल्लुक है, पीपीई की एडिक्वेट सप्लाई सिंध हुकूमत के पास अवेलेबल है और हर अस्पताल में वो पीपीईज प्रोवाइड कर दिए गए। अगर आप कोई स्पेसिफिक अस्पताल मेरे सामने पॉइंट आउट करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके थ्रू वो पीपीई प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर ये बात दुरुस्त है, पीपीई इशू नहीं है, हमारे पास मौजूद है। हमने यही मौकफ पंजाब से मिला, यही मौकफ बलूचिस्तान से मिला, खैबर पख्तूनख्वा से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन सबका ख्याल है कि पीपीईज मौजूद हैं। अगर आप एनडीएमए की वेबसाइट पर जाएं तो उस वेबसाइट में कितने प्रोटेक्टिव यूनिट्स दिए गए हैं उसकी लिस्ट मौजूद है। सिंध को 1,56,000 पीपीईज दी गई हैं, पंजाब को 2,09,000, खैबर पख्तूनख्वा 66,258, बलूचिस्तान 33,274। सो कहा यह जा रहा है कि इस वक्त तक ठीक है। जो वेंटिलेटर्स की बात की है, मेरा ख्याल है पंजाब टोटल वेंटिलेटर इस वक्त सेंटर के पास को 35 के करीब है। वो 2 कैटेगरीज दी हुई हैं कि जिसमें एक में 30 और एक में 5 वेंटिलेटर्स हैं। लेकिन वो कहते ये हैं, जो एनडीएमए का मौकफ है इस पर, उनका ये कहना है कि जब जरूरत महसूस होगी उस जरूरत के तहत वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे।
लास्ट वीक या 10 दिन पहले की बात है जब मेरी मुर्तजा वहाब साहब का ही मौक़िफ़ में दोबारा बताऊंगा कि 300 प्लस वेंट्स कोरोना कोविड के लिए मुख्तस किए गए हैं। चीफ मिनिस्टर सिंध ने उस वक्त कहा कि 17 लोग वेंट पर सिंध में हैं। ये चंद दिन पहले कहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि इतना प्रेशर नहीं है हॉस्पिटल्स पर कि वेंट्स की जरूरत हो। एनडीएमए का यह मौक़िफ़ है कि जिस सूबे को जब जरूरत होगी उसके मुताबिक वेंट्स उनको भेज दिए जाएंगे। ये जो मुझे इसका जरा फिर एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये अगर एक पॉइंट मुझे दीजिएगा जी फवाद साहब, क्विकली बोल दें, मैं ब्रेक ले लूं इसके बाद। देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो टोटल पेशेंट्स हैं वेंटिलेटर्स के वो 40 के दरमियान है और हमारे पास जो वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं वो तकरीबन 4000 के करीब हैं। और इसके साथ ये जो पीपीज की आप बात कर रहे हैं वो तो इस वक्त पाकिस्तान में इतनी एक्सेस में बन रही हैं कि एक्चुअली हम इंशाल्लाह अगली ट्यूसडे को हम एक्सपोर्ट उसकी अलाउ करने जा रहे हैं। सिर्फ N95 मास्क इस वक्त जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अभी हमारी कमर्शलाइजेशन भी नहीं गया। उसके अलावा तो तमाम पीपीज अब पाकिस्तान में बन रही हैं, हम तो इंपोर्ट तो अब कर ही नहीं रहे हैं। इसके में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। किसी को अगर सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम हो तो हो, वो जरूर पॉइंट आउट करना चाहिए। अवेलेबिलिटी का तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अवेलेबिलिटी में भी फवाद साहब जैसे सिंध को जरूरत नहीं है, शिवानी साहब से बात ही, बलूचिस्तान इस वक्त सेल्फ सफिशिएंट है, जितनी जरूरत है उतने पीपीज हैं, पंजाब में है। और सबसे ज्यादा पीपीज तो बन भी कराची में रहे हैं क्योंकि स्टिचिंग यूनिट सबसे ज्यादा जो है वो कराची में है। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो जो कह रहे थे कि पीपीज वफाक ने नहीं दिए, वाज दैट पॉलिटिकल पॉइंट? क्योंकि मैंने आज चेक किया, मैं कहा चेक करूं किसको कितनी जरूरत है। सब सुबह ने कहा हमें जरूरत नहीं। अरे ऐसे ही प्रॉब्लम ही है ना, यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप में पोजीशन में यही होता है कि सिर्फ ब्लेम गेम हमने करनी है, अपने फैक्ट्स वगैरह ये वो तो चेक नहीं करने। अपने इन्हीं से हेल्थ मिनिस्टर से ही पूछ लेते कि क्या सिचुएशन है तो उनको जवाब डिफरेंट है। मैं मुस्तफा साहब से मैं 5 सेकंड के अंदर इसका एक जवाब, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस, हाँ, कि आपने ब्रेक पे भी जाना है बड़ा क्विकली कि आपको याद होगा कि आप ही की टीवी स्क्रीन पर और पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने दिखाया कि जिस तरह कोयटा के अंदर जो डॉक्टर्स थे उन डॉक्टर्स पे लाठीचार्ज किया गया, बिल्कुल किया गया। और तशद्दुद की बुनियादी जो वजह थी वो सिर्फ यही थी कि पीपीईज उनको मुहैया नहीं किए जा रहे। सर कल की बात है, जो बिलावल साहब की तकरीर है। अब आपने जो फैक्ट देना है वो कल का देना है ना, 1.5 महीने पहले का फैक्ट तो नहीं दे सकते। शॉर्ट थे वो तो इसमें भी हो रहा था। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर्स ने पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। डॉक्टर्स ने पूरे मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है हैंडल करने की उसके ऊपर की है और उन रिजर्वेशन के साथ। चलो मुस्तफा साहब ये बता दें, बाकी सूबों को अगर आप कहते हैं मैं लाइन पे ले लेता हूं, लेकिन क्या सूबा सिंध में पीपीई शॉर्ट है आपके पास? देखिए, जो आपने स्टेटमेंट दिखाई है मुर्तजा वहाब साहब की, वो वहाँ पे रेलिवेंट मिनिस्टर हैं और उन्होंने जो चीजें कही है कि उनके पास पूरी है या नहीं है उसके हवाले से तो वही आप लोग उन्होंने कहा पूरी बता सकते हैं। लेकिन पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त ये कांस्टेंट क्राइसिस जरूर अपनी जगह पर मौजूद है कि डॉक्टर्स और आपकी जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी जो सहूलियात है वो उस तरीके से पूरी नहीं की जा रही। सर फवाद साहब कह रहे हैं मुझे ब्रेक लेनी है। फवाद साहब कह रहे हैं आप बता दें किधर भेजनी है, हम भिजवा देते हैं। पहली चीज देखें, क्राइसिस अगर होगा तो आप ये बताएं, ये कहें कि सूबे में पीपीई शॉर्ट है। मैंने सब सूबों से बात की है सिवाय केपी के। झगड़ा साहब से कोशिश की बात करने की, उनसे किसी वजह से राब्ता नहीं हो पाया। एवरीबडी सेइंग हमारी जरूरत के मुताबिक है, हमें शॉर्ट नहीं है पीपीई। तो मैं ये जो इजलास में उन्होंने कहा वफाक मदद नहीं कर रहा, ये शॉर्ट है वो शॉर्ट है, I actually honestly tried to check कि क्या क्या कितना जरूरत है। I got no answers. So ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं, फिर इस टिपिक्स yes or no ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जुबैर साहब आपसे शुरू करता हूं। ये अब हर मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही थी, कल खाए साहब ने स्टेटिस्टिक्स देके कहा एक डेथ थी तो लॉकडाउन कर दिया, इतने हुए तो नरम कर दिया, इतने हुए तो लिफ्ट कर दिया। लीडरशिप नहीं है, फैसला साजी का फुकदान नजर आता है। आपको लगता है कि फैसला साजी का फुकदान है इस वक्त मुल्क में? बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू है ना वो लैक ऑफ लीडरशिप है इस सारे उसमें। देखिए ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है वो है प्राइम मिनिस्टर की। एनसीओसी और एनडीएमए और बाकी कोई फोरम डज नॉट काउंट एज मच एज द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। प्राइम मिनिस्टर जो फैसला, देखिए प्राइम मिनिस्टर एक जगह तकरीर कर रहे होते थे और वो ये कह रहे होते थे, कोई भी आप निकाल लें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, ही वाज शोइंग हिज डिसइंटरेस्ट एंड टोटली अगेंस्ट द लॉकडाउन। असद उमर एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट कर रहे होते थे। हाउ डज इट रिफ्लेक्ट? मैं एनसीओसी के इजलास में था, सुनिए, मैं एक एनसीओसी के इजलास में था, एनसीसी के उस इजलास से एक दिन पहले जिसमें लॉकडाउन नरम करने का फैसला हुआ।
सेंटर की एनसीओसी की जानिब से तमाम वुज़रा आला को सजेशंस भेजी गई कि हम ये खोलना चाहते हैं और उस पर बड़ी तफसीली बहस हुई बहुत। जिस तरह ट्रांसपोर्ट कहा गया कि ट्रांसपोर्ट खुलनी चाहिए, यहां से सजेस्ट किया गया, तमाम सूबों ने मुखालफत की, नहीं खुली। ट्रेन खुलनी चाहिए, मुखालफत हुई, नहीं खुली। एयरलाइंस खुलनी चाहिए, मुखालफत हुई, नहीं खुली। सो जो चीजों पे एग्रीमेंट था वो खुल गई, जिस पे एग्रीमेंट नहीं था वो नहीं खुले। सो ये तो मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद मैं कहता कि लीडरशिप की बात कर रहा हूं सर। लीडरशिप मैं लीडरशिप की बात कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा था। अच्छा, आप प्राइम मिनिस्टर की बात, फवाद साहब मैं लीडरशिप, ठीक, आप कह रहे हैं कि लीडरशिप का मसला। एक सेकंड में खत्म कर लूं, मैं अभी खत्म कर लूं। जब प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते हैं, पूरे दुनिया सुन रही है, पूरा पाकिस्तान सुन रहा है और वो फ्रस्ट्रेशन में ये कहते हैं कि एलीट ने लिखवा दिया, तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि वाज द प्राइम मिनिस्टर बाईपास्ड? हु द एलीट इज, चले वो ना हमें बताएं, बट ये क्लियरली वो मैसेज दे रहे हैं कि मैं नहीं चाहता था लेकिन एलीट ने लिखवा दिया विद डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द कंट्री एंड ही इज हेल्पलेस टू टेक डिसीजंस। अच्छा, इसमें दूसरा सवाल तो ये ऑब्वियस बनेगा, अगर आप कहते हैं लीडरशिप है, असेंबली का इजलास बुलाया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं है, सो योर लीडरशिप आल्सो डिडंट वांट टू कम। सो क्या ये कहा जाए कि प्रॉब्लम्स हैं हर तरफ, लीडरशिप का फुकदान आपको लगता है कि नहीं है? आपको बिल्कुल क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक द टू आर अनकंपेरेबल। वहां बात कर रहे हैं लॉकडाउन लगाना या ना लगाना विद डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं और इस वजह से नहीं आ सकता, तो उसमें कोई फैसला साजी फैसला तो फिर जाहिर है पार्लियामेंट के अंदर फैसले होने। लॉकडाउन लगना था और करोड़ों लोगों की जानों को और मईशत को एक लॉन्ग लास्टिंग। रोला ये है कि इस वक्त मुझे ये कंफ्यूजन नजर आ रही है, हर तरफ कंफ्यूजन है कि ये बिजनेसमैन को देखना है या बीमारी को देखना है। मैंने सिंध में किसी से बात की, कोई वजीर थे, उनसे मैंने कहा क्या हो रहा है, वो कहते हैं ट्रेडर्स अब नहीं मान रहे। सो ये प्रेशर तो आप भी जैसे ब्रेक में भी कहते, शायद ब्रेक से पहले भी कहते, प्रेशर तो ट्रेडर्स का और बिजनेसमैन का था कि इस लॉकडाउन को नरम करें वरना बिजनेस बैठ जाएगा। और जो कह रहे थे कि 1 करोड़ 80 लाख लोग नौकरियों से फारिग हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई डोंट नो कि ये लेना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से ममालिक में, जैसे मैं पहले भी कह चुका, तमाम तर अम्बात के बावजूद लॉकडाउन, उनके नंबर हमसे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। बट जैसे मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा कि शायद जो इन्फेक्शन रेट है वो कंट्रोल में आ गया, इस वजह से खोला जा रहा है, लेकिन ये स्पाइक दोबारा आ सकती है। जी फवाद चौधरी साहब, लीडरशिप का फुकदान। पहली बात तो ये है कि जुबैर साहब मेरा ख्याल है बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि लीडरशिप का फुकदान अगर है तो वो तो PMLN में है और उनको लग रहा है कि चूंकि हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान है इसलिए पूरे मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है। हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो फैसले हो रहे हैं वो उनका जो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो प्रोसेस है वो इतना शानदार है कि इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं रहा होगा। और जिस तरह से आपने अभी NCOC का जिक्र किया, देखिए वहाँ कौन कौन लोग बैठते हैं, वहाँ चारों सूबे बैठते हैं, हमारे जो कश्मीर के गिलगित-बल्तिस्तान के वो ज़ोमा बैठते हैं, वहाँ पे जो फौज का इदारा है, NDMA का इदारा है, हेल्थ का इदारा है, ये तमाम लोग वहाँ पे बैठते हैं और वो आपस में बड़ी डिबेट करते हैं। डिबेट करने के बाद वो फैसला करते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, रोजाना सिचुएशन उधर आती है, उस पर एक डिटेल एनालिसिस होता है, डाटा आता है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसले करते हैं। ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर को फैसला करना चाहिए ये तो वैसे ही ना सिर्फ जमहूरियत की नफी है बल्कि ये तो निज़ाम ही नहीं है। हमेशा जमहूरियत में जो फैसले होते हैं वो डिबेट से एक ग्रुप में बैठ के एक इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत किए जाते हैं, जो इस वक्त हो रहे हैं। हाँ, ये चूंकि इनको PMLN चूंकि प्रोसेस में है नहीं, पीपल्स पार्टी तो सिंध में चूंकि गवर्नमेंट में है उसकी वजह से वो प्रोसेस में है, ये चूंकि प्रोसेस में नहीं है, इनको लग रहा है कि ये कंफ्यूजन है और रोज इनको लगता है कि जी नहीं, लेकिन जो प्रोसेस में है वो भी कहते हैं कंफ्यूजन है फवाद साहब। असल मसला ये है, पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हालांकि मैं एक चीज इसमें ऐड कर दूं, जो मैंने NCOC का इजलास देखा, CM सिंध की इनपुट वाज वेरी डिटेल्ड। एक NCOC का मुझे मीटिंग में मुझे दिखा दीजिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग में जहां से इन्होंने डिफर किया हो। रात को तो पॉलिटिक्स करनी होती है। नहीं ब्रदर, आई सॉ इट माई सेल्फ, मैंने खुद देखा है फवाद साहब, मैंने खुद देखा है। नहीं जब मैं सर ने कहा कि आप डोमेस्टिक एयरप्लेन ना खोले, वो नहीं खुले। की बात कर रहा हूं कि जब नहीं ज़ुबैर साहब एक मिनट हौसला करिएगा। आपने कहा कि आपने खुद देखा है, जब क्या मतलब है, क्या मैंने CM सिंध को बहुत ज्यादा चीजों पर डिसएग्री करते खुद देखा है।
नहीं, डिसएग्रीमेंट तो होते हैं ना, डिबेट तो तभी होगी जब डिसएग्रीमेंट होगा, डिसएग्रीमेंट नहीं होगा तो मैं डिबेट वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। बैठे तो होते हैं, वो सारे वहां पर बैठ के होते हैं और एक मेजॉरिटी से होते हैं और सबको और 90% फैसले तो कंसेंसस से होते हैं। मैं मुस्तफा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इजाजत है ब्रेक से पहले। होगी अगर डिसएग्रीमेंट ही नहीं होगा तो। मैं एक सवाल मुस्तफा नवाज खोखर साहब ये बताइएगा, सवाल अब आप ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि लीडरशिप का फुकदान है, उसके ऊपर तो चलो मैंने कमेंट ले लिया इनका। ये बताइए जो लॉकडाउन हटाया है, नरम किया है सिंध ने, ये फैसला आपका है या ये वफाक की वजह से वफाक ने इंपोज किया है आप पर फैसला? देखिए, जो सूरत हाल जिस तरह रही है काशिफ भाई, पहले दिन से सिंध बिल्कुल कैटेगोरिकली बड़ा क्लियरली लॉकडाउन का हामी था और फेडरल गवर्नमेंट उसकी और इमरान खान साहब उसके हामी नहीं थे। इस चीज के ऊपर तो मेरे ख्याल से काफी क्लैरिटी है और काफी इसके ऊपर बहस हो चुकी है, इसमें तो कोई दो आ रहा है। जहाँ तक लॉकडाउन में नरमी के हवाले से जो गुफ्तगू है उसमें हम ये चाहते थे कि लॉकडाउन अभी नरम ना किया जाए। लेकिन क्यों किया फिर आपने? देखिए, लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप तो मुश्किल फैसले करती है बॉस। काशिफ, अगर मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि अगर हम इस वक्त लॉकडाउन नरम करेंगे, अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद ही जिक्र किया कि स्क्रीन पर वो दिखाएं आज के जो पूरे दिन में जो पूरे मुल्क में मार्केट्स के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर जो हाल रहा, तो अब इसके नतीजे में होना क्या है? इसके नतीजे में एकदम से हमारे यहाँ केसेस की स्पाइक आनी है, केसेस हमारे पास बढ़ने हैं। और ब्रेक के दौरान मैं गुफ्तगू कर रहा था मुर्तजा वहाब साहब से और उनसे कुछ मालूमात हासिल कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक जो सिंध सूबा है उसके पास सिर्फ 273 वेंटिलेटर्स हैं और पूरे मुल्क के अंदर वेंटिलेटर्स खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे जब केसेस के अंदर स्पाइक होनी है तो क्या हम उससे कोप अप करने के लिए तैयार हैं कि अगर हमारे पास एकदम से हमारा हेल्थ सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी डिमांड आ गई तो ये एक ऐसी चीज है। और उन्होंने साथ मुझे ये भी कहा कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से फवाद भाई के और वफाकी हुकूमत के इल्म में ये बात जरूर लेकर आऊं कि इस वक्त वेंटिलेटर्स इंपोर्ट करने हैं और इंपोर्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो PIA को इस्तेमाल करना है, जो N95 मास्क हैं, उनकी नॉन अवेलेबिलिटी का जो इशू है वो भी इल्म में लाइए वफाकी हुकूमत। जी, मैं आपको ये बता दूं NDMA के मुताबिक मेरा ख्याल है कि 500 के करीब वेंटिलेटर्स शायद चंद दिनों में आ जाएंगे जो ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। ये भी NCOC के इजलास में ही मैंने सुना था जब जनरल अफजल या आप सीएम सिंध ने ये रेज की थी रिक्वायरमेंट, तो उन्होंने कहा जी महीने के एंड पे आ जाएंगे। के अंदर भी वेंटिलेटर्स बहुत है, फ्रेंकली 3700 से ज्यादा वेंटिलेटर है, कोई 400 तो ये वॉलंटियर्स हैं, इंजीनियर्स, इन्होंने 300 वेंटिलेटर्स पैक पड़े हुए थे, चलाने नहीं आते थे किसी को। मुर्तजा साहब, मुस्तफा साहब, मैं जरा इसके ऊपर आता हूं, मुझे ये बता दें लॉकडाउन आप ये कह रहे हैं कि मार्केट खुली है, स्पाइक हो सकती है, फैसला तो सिंध ने किया, सुने ये तो साइंस है, होगा ये होगा, ये इसमें तो कोई शक नहीं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने लॉकडाउन नरम करने का फैसला किया है, क्या अगर स्पाइक खुदा न खास्ता आई इसका इल्जाम वफाक के ऊपर रखेंगे या ये इल्जाम खुद लेंगे कि क्योंकि सिंध ने लॉकडाउन करने का फैसला भी वफाक के खिलाफ किया था तो कर सकते थे भी आप एक्सटेंड करना चाहते तो? नहीं, ये जिम्मेदारी तो स्ट्रेट अवे वज़ीर आज़म के शोल्डर्स पर होगी क्योंकि वो पहले दिन से लॉकडाउन के मुखालिफ। तो आप ना करते ना लॉकडाउन, तमाम सूबाई हुकूमतों ने फिर आप लॉकडाउन कर दें मुकम्मल। सर आप लॉकडाउन नरम ना करें ना, दैट्स अ प्रॉब्लम विद द डिसीजन मेकिंग कि आप जब लॉकडाउन करने का क्रेडिट ले सकते हैं तो लॉकडाउन नरम ना करने का भी क्रेडिट ले लें कि हम नहीं करते ना। जरा कहिए दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने लॉकडाउन किया, जब प्राइम मिनिस्टर ने सुबह अनाउंस किया दोपहर में कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, आपने कहा जी हम तो करेंगे, इनकी पॉलिसी है मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा थूक। नहीं, ये आपका ख्याल है फवाद भाई। मैं वैसे एक और चीज की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाना चाहता था कि आपने कहा कि इस हुकूमत के दौरान ही तमाम तारीखी काम हो रहे हैं और पहली दफा हो रहे हैं और इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। मैं आपकी छोटी सी तवज्जो दिलाना चाहूंगा सलाला इंसिडेंट की जानिब कि जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आप भी उस वक्त पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, और मिलकर ये फैसला किया कि हमने नेटो सप्लाईज को बंद करना है। इस तरह के बड़े बड़े फैसले कई दफा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने। ब्रेक लेने दें, मेरा आखिरी बड़ा जोर दे के कहा जा रहा है ब्रेक लेने, ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी सवाल, कब तक लॉकडाउन होना चाहिए? फर्ज करें लॉकडाउन का फैसला गलत है कि नहीं नरम होना चाहिए, कब तक रखना चाहिए, कितने अरसे तक रहना चाहिए? जुबैर साहब 20 सेकंड में 30 सेकंड में जवाब दे दें कि क्या अगले 6 महीने मुल्क में लॉकडाउन रहना चाहिए? तो है ही नहीं। और मैं एक
एक सिंपल सी वजाहत कर दूं, ये जो बाकी आप कंट्रीज से मुकाबला करते हैं ना, एक बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व। सर मैं पहले कह चुका हूं, ये रिलैक्सेशन की है, वो फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व मैं ये कह चुका हूं, बात की मैं कह है, चुका पीक होने से पहले नहीं की। सो पाकिस्तान ने पीक होने से महीना पहले वो कर दिया है। सर लेकिन इस वक्त आप तो ये lockdown है ही एक नहीं। आर्गुमेंट Let's देखते हैं be जुबैर honest साहब, about it. जुबैर साहब There's मेरी no बात lockdown सुने, today. आप एक आर्गुमेंट देखते हैं कि पीक होने के बाद उन्होंने फिर मुतालबा करें ना PMLN के मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, कर्फ्यू होना चाहिए मुल्क में। आप पहले अपनी पार्टी में कंसेंसस अपनी क्रिएट बारे करें। में बोल लेना ना भाई। चले फवाद साहब योर टर्न, क्योंकि नहीं, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना जुबैर साहब से और ये अपना मुस्तफा से। मुस्तफा तो चलो बात हो गई, जुबैर साहब से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपनी पार्टी में तो कंसेंसस करें कि आप चाहते क्या है। आप चाहते हैं कि मस्जिदों जो है उनको मुकम्मल बंद किया जाए, आप चाहते हैं कि मुकम्मल कर्फ्यू लगाया जाए, लॉकडाउन होना चाहिए और किसी को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, आप चाहते हैं इंडस्ट्री मुकम्मल हमने बंद। तो हमेशा से कहा है। पूरी मुतालबा करें, आधे मिनट एक बात करते हैं, आधे मिनट दूसरी बात करते हैं। मुझे जुबैर साहब 5 सेकंड में जवाब। बिल्कुल कंसिस्टेंट हूँ फवाद आपके साथ पिछले 1 महीने से, जब से आप बिल्कुल हाथ पांव बांध के खड़े हैं कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, खाना काबा बंद हो सकता है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्रेसिडेंट अलवी साहब कहते हैं कि जबरदस्त मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, आपकी वीकनेस। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, ये बहस तो चलती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।